Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mr. Muhammad Idris, Physics lecturer, Uswa Cadet College, Dudhiyal. Welcome to second year Physics virtual class of Uswa Cadet College, Dudhiyal. Dear students, आज हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको अपना YouTube चैनल के बारे में बताता चलूँ. Dear students, this is my YouTube channel, Idris Physics. You subscribe my channel so that you can get every latest video, and if you miss your previous lesson, then all previous videos are available in playlist. In playlist, that is physics first year, second year, ninth, and other classes are available, so you can search your video lesson here and then you can do it. Now you first subscribe my YouTube channel and then press the bell button so that you can get the notification of every latest video. Dear students, after this, now we start our today lesson. So dear students, as we started our chapter 13 and we study about the electric current and how electric current flows, their theories. That was the conventional current and electronic current, their mechanism, how current flow, and we discussed their short questions, long question, and MCQs, etc. And today, now we are going to discuss our new topic, that is the sources of current. Okay. Sources of current क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं. Source of current, dear students, a source which maintain constant potential difference between the ends of a conductor is called a source of current. यानी आपके पास क्या है, source of current से मुराद क्या है, कहता है जी कि ऐसा source जो कि क्या कर रखे, constant potential difference रखे across the ends of conductor. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. इन इसमें source क्या है, हमेशा अपने constant potential difference क्या रखे, मेंटेन रखे किसके गिर्द, across the ends of conductor. यानी सादा लफ्ज़ वो बैटरी की बात करें या आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ करंट है जिसमें क्या हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जब भी इसको किसी भी सर्किट में अटैच किया जाए, यानी बैटरी को इंसर्ट किया जाए किसी सर्किट में या आपने एसी सप्लाई की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, remain same between the ends of conductor, then we say that this is the source of current. तो जी स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ करंट जो है कन्वर्ट्स ऑन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इन सोर्स ऑफ करंट क्या करता है, कुछ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट कर लेता है, ये एनर्जी क्या होती है, चार्जेस को सप्लाई की जाती है, और चार्जेस जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं, एंड देन यू कैन यूज डिफरेंट एप्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन यू कैन गेट बेनिफिट्स. जैसे प्रीवियस लेसन बताया था कि जो करंट फ्लो होता है वो मेटल्स में ड्यू टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. और आगे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मोशन कंट्रोल करके मुख्तलिफ ऐप्स बनाई गई हैं, एप्लीकेशन बनाई गई हैं, जिसकी मदद से आप घरों में फ़ायदा उठा सकते हैं. तो डी स्टूडेंट से ये आप पास जो है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज कौन सी हैं जिनको कन्वर्ट करता है. सपोज केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर जो एनर्जी है वो क्या केमिकल एनर्जी है, उसको क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बेनिफिट लिया जाता है. इस तरह मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और सोलर एनर्जी, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, सोर्स ऑफ करंट से चेंज करता है और देन यूज करता है. ये आप देखें डायग्राम में डी स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हमने एक सेल जोड़ रखा है जो करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. इसमें से आप देखें एक बल्ब हमने लगा रखे हैं और कनेक्ट होने के बाद इसके या ये सर्किट क्या इसका कंप्लीट है और ये बल्ब क्या लाइटेड है और उसकी लाइट हर तरफ जा रही है. ये आपके पास क्या सोर्स ऑफ करंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि चार्जेस को मिल रही है और चार्जेस मूव कर रहे हैं
और करंट फ्लो हो रहा है। इसकी एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स, जैसे कि है सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सेल्स के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक जनरेटर मौजूद है, बैंक से बाहर बड़ा जनरेटर मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। दे यूज द दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, और ये क्या है, इससे ऑपरेट होता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये कैसे करता है, इसको आप चैप्टर 14 में हम स्टडी करेंगे, और चैप्टर 15 में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एंड देन थर्मोकपल्स दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसमें हीट एनर्जी को, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। इस तरह सोलर सेल्स, ये तो आजकल बहुत ही मशहूर है, इसमें आप देख रहे हैं सोलर प्लेट्स का जिक्र किया गया। तो सोलर प्लेट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ओवरऑल जिसकी समरी है, पता चला कि सोर्स जो है, जो सोर्स ऑफ करंट है वो क्या चीज़ है कि वो क्या करता है, मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ करंट। इसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल आपके पास बैटरी बता दी, सेल बता दिया, तो दिस इज अ source of current and they maintain its energy. So dear students, after then we have MCQs related to the article, that is the sources of current we study. So in the thermocouple the heat energy is converted into, तो definitely इसमें heat energy को हम क्या करते हैं electrical energy में change करते हैं, जैसा कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एंड देन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स क्या करते हैं, डैश इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डेफिनेटली बता चुका हूँ कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सो इसमें आपके पास ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास इसमें जो पास्ट पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, उसमें देखिए राइट डाउन अ नोट ऑन द सोर्सेज ऑफ करंट। जी, सोर्सेज ऑफ करंट कौन से हैं उस पे राइट डाउन करें, थोड़ा सा लिख दे। ये आपका सबका पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरह नेम एनी 4 सोर्सेज ऑफ करंट, तो कहते हैं कोई भी जो सोर्सेज ऑफ करंट 4 उनके नेम बता दें। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आप ये देखें एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सबका पेपर में आते हैं, ये आपके एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, लिहाजा यू हैव टू स्टडी योर चैप्टर डीपली, यानी टॉपिक्स को जरा ध्यान से डीप से आप स्टडी करें। तो आपको बोर्ड में आने वाले जो पास्ट पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका अक्सर बेशतर आपको यहाँ से पता चल जाएगा, टॉपिक से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट्स को देखते हैं कि ये क्या है। कहता है कि presence of current produces a various effect which can be detected, यानी कहते हैं कि जब के सर्किट्स में करंट फ्लो करता है तो कहते हैं कि इसके डिफरेंट इफेक्ट्स में होते हैं। तो कहते हैं उन इफेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें these are the following effects which are shown produced by the currents in the circuit। तो इसमें पहले आ रहा है हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट क्या है, करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट, वन बाय वन हम इनको बाद में डिस्कस करते हैं। एंड थर्ड इज अ केमिकल इफेक्ट। तो ये 3 किस्म के इफेक्ट्स क्या है यहाँ पर जो लिस्टेड है, ये क्या करंट की मौजूदगी में पैदा होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। कहते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या है, कहते हैं कि जब आपके पास क्या है करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, यानी जब हम क्या करते हैं किसी भी मेटालिक कंडक्टर में से करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, अब जैसे पहले कल के लेसन में बता चुका हूँ कि मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी करंट फ्लो होता है मेटालिक कंडक्टर में से, तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। कहते हैं कि इनकी जो मोशन है, जो करंट की मोशन या चार्जेस की मोशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है दे कोलाइड फ्रीक्वेंटली विद वन अनदर, यानी आपके पास जो वायर है
उसमें से चार्जेस जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वायर के अंदर, तो कहते हैं उनकी मोशन के दौरान उनका फ्रीक्वेंटली कुलियन एक दूसरे के साथ हो जाता है। ये कहते हैं जब इनका कुलियन होता है तो क्या होता है, दे ट्रांसफर सम एनर्जी, देयर काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स with which they collide, यानी कि वायर जो है उसका पाथ क्या है, तंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेशुमार है। कहते हैं जब इन्हें बैटरी से एनर्जी मिलती है या सोर्स ऑफ करंट से एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है कि ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेते हैं, मूव करते हैं। अब क्योंकि वायर तंग है, इसमें उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उनका एक दूसरे क्लीन होता है, जिसके नतीजे में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ जिस साथ कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं। और ये एनर्जी जो देते हैं एज ए हीट की सूरत में क्या होती है, जाहिर होती है जी। यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्जेस, जिससे हम कहा था कि मेटल में जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करते हैं ड्यू टू देयर मोशन। तो कहते हैं कि एक दूसरे साथ कोलाइड्स करते हैं, एटम के साथ इनका कुलियन होता है, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या कर देते हैं, एटम्स को दे देते हैं। और ये जो एनर्जी देते हैं काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट की सूरत में क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। कहते हैं कि इस हीट इफेक्ट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस आर से। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफ जो होती है इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उनको जो अपोजिशन फील हो रही है ड्यू टू एटम्स कुलियंस की वजह से, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और कहते हैं टेम्परेचर क्या टी है, सॉरी टाइम इंटरवल टी है आपके पास। तो कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये आपके पास क्या हीटिंग इफेक्ट की इक्वेशन है। ठीक है जी, इसमें आपके पास एच से मुराद क्या, हीट जो जनरेट हो रही है, आई से मुराद करंट है, आर से मुराद क्या, रेजिस्टेंस है, टी आपके पास क्या है, टाइम इंटरवल है। तो इससे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कहते हैं जब ये हीटिंग इफेक्ट जो यूटिलाइज होता है, आप इलेक्ट्रिक हीटर्स में देख लें, केटल्स में देख लें, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स, तो यहाँ आपके पास क्या इस इफेक्ट का यूज किया जाता है अपने पर्पज के लिए। या पर आयरन की डायग्राम है, इसे आप कपड़े प्रेस करते हैं, कहते हैं इसमें हीटिंग इफेक्ट करंट का यूज किया जा रहा है। इस तरह आप जो है पानी गर्म करते हैं रॉड की मदद से, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो उसमें यही क्या है, उसकी हीटिंग इफेक्ट को यूज किया जा रहा है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूव करते हैं, यानी इनकी वायर जो अंदर एलिमेंट रखा जाता है आयरन में या रॉड में, जो वायर है कहते हैं उसका पाथ इतना तंग होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी मोशन के दौरान कुलियन होता है एटम्स के साथ, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट दे देते हैं, और वही हीट क्या आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही होती है, आप उसे यूटिलाइज करके मुख्तलिफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ में मुख्तलिफ एप्स को यूज करें, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट कहलाएगा। इसमें कोई डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट है डी स्टूडेंट, दैट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें कहता है कि फ्लो ऑफ करंट जो है ऑलवेज कैरीज मैग्नेटिक फील्ड एंड सराउंडिंग स्पेसेस। कहता है कि जब भी करंट किसी भी मेटल में से या सराउंडिंग यहाँ से पास होता है, कहता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्योंकि आप 14 या 15 चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी जगह से करंट फ्लो होगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और इसी तरह वाइस वर्सा हमने चैप्टर 15 में पढ़ा था कि क्या होता है, रिलेटिव मोशन जो है की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट भी प्रोड्यूस करता है। जैसे इसकी मिसाल इलेक्ट्रिक जनरेटर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे क्या हुआ, करंट पैदा हुआ। ये दोनों आपस में लाजम मलजूम है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आपस में दोनों लाजम मलजूम है। ये जहाँ से करंट पास हो किसी भी मेटल डिटेक्टर में से, उसके मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और इसका रिवर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट पैदा होगा। तो ये आप पास क्या प्रॉपर्टीज है इनकी। तो कहता है ये जो इफेक्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। कहता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट, यानी जितना ज्यादा करंट पावरफुल होगा, जितना करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इतना ही क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, उसके गिर जो बनेगा। एंड कहते हैं डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जितना डिस्टेंस कम होगा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। जो आप इसके मरकज से दूर होते जाएं, यानी सोर्स ऑफ करंट जहाँ से पास और उससे फासला आप बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, ये वीक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह कहते हैं पैटर्न ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या कॉइल या सोलेनोइड, कहते हैं वो नीचे डायग्राम में दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट जो है
जो यूज होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट के लिए यूज होता है। यानी आपने डिटेक्ट करना है कि किसी भी मेटल पर या किसी भी चीज पर करंट है, कहते हैं उसकी डिटेक्शन को करने के लिए हम मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इसके अलावा जो मशीन्स हैं उनमें आप पास के इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्वॉल्व हैं जिनमें मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, और उसको आप उन चीज़ों को आप रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, पानी वाली मोटर, उसमें देखें जितनी भी आप वॉशिंग मशीन देख लें उनमें वाइंडिंग मौजूद है, इलेक्ट्रिक मोटर में वाइंडिंग मौजूद है। आप जितने और घर में आप मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं तो उनमें ये याद रखें कि उसके अंदर वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में क्या होता है, यही मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है पैदा होता है, और उसी को आगे क्या होता है इसे यूटिलाइज किया जाता है। यानी इस मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर जो सारा वाइंडिंग है, कहते हैं ये इसे आप वाइंडिंग कहते हैं। आप कहते हैं मोटर जल गई, क्या मतलब, उसका मतलब वाइंडिंग खत्म हो जाती है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाए तो वो जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो काम करना बंद कर देता है। कहते हैं मोटर जल गई है तो आप क्या करें भाई, मोटर बाहर निकालें तो प्लम्बर को बुलाएं, ठीक है, तो देख वो कहते हैं जी तो मोटर जल गई, खत्म हो गई है, इसका मतलब क्या है वाइंडिंग खत्म हो गई है। दोबारा फिर जा क्या होता है उसकी वाइंडिंग करते हैं, फिर आप उसको एडजस्ट कर लगा देते हैं तो वो जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देती है। तो ये आपके पास ज़रूरी है, ये इसके बहुत सारी यानी इसके एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है जी। तो इसमें जो इसके मुख्तलिफ पैटर्न हैं ये देखें, ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है जहाँ हमने कहा था किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो आपके पास कंडक्टर है इसमें करंट पास होगा, इसके गिर्द ये देखें चैप्टर 14 में हमने स्टार्ट पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इस तरह ये आप पास देखें तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, ये आप पास सोलेनॉइड है, इसके गिर्द भी ये देखें आप पास इसका ये पैटर्न है, यहाँ पर भी इसका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। तो ये क्या आप पास डिफरेंट पैटर्न है, ये इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाएगा। यानी इसका बेसिक पर्पज जो है वो डिटेक्शन ऑफ करंट है मैग्नेटिक इफेक्ट का, और बाकी इसके अलावा जितनी अप्लायंसेज हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड का हमने पढ़ लिया है। वाइंडिंग जो है उसके तहत ये काम करती है, वाइंडिंग इसका मेजर चीज़ है। पंखा आपके पास उसकी वाइंडिंग जल जाए तो वो मूव नहीं करता, तो दोबारा से उसकी वाइंडिंग होती है फिर वर्किंग करता है। तो ये सारे क्या है जो बेसिक ऑपरेशन है ना, कोई भी आप पास अप्लायंसेज है उसमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट का बड़ा अहम रोल है। वाइंडिंग का क्या है, बड़ा अहम रोल है, वाइंडिंग नहीं होगी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगी। तो ये इसका बड़ा फायदा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि पहले आपने जो इफेक्ट पढ़ा था वो सॉलिड्स में पढ़ा था, मेटल्स में पढ़ा था, अब कहते हैं यही करंट का जो इफेक्ट हम लिक्विड्स में स्टडी करेंगे। कहते हैं कि आपके पास सर्टेन लिक्विड्स कोई भी आप ले लें, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कॉपर सल्फेट है, उसको आप पानी में क्या किया आपने डिजोल्व किया, और तो उसमें से करंट पास करते हैं, तो जो इफेक्ट्स उसके सामने आते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट्स। इसमें केमिकल क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, केमिकल इन्वॉल्व हुए वाटर के अंदर, उसका आपने सोल्यूशन बनाया, उसमें से आपने करंट पास कराया, तो जो इसका इफेक्ट सामने आएंगे दैट इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। कहते हैं कि इसमें हमने क्या किया, ये देखिए सर्टेन लिक्विड ले लिया, जैसे सच एज कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 इसका फार्मूला है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसका आपने क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया, इसमें से क्या कर दी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराई। तो कहते हैं ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, क्या होता है इसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं विद इन देम, तो कहते हैं इसको हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इस सारे को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम कोई भी केमिकल लेके यानी कि साल्ट लेके उसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस करते हैं, कहते हैं उसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं। एक आप पास चीज जो है एनोड कहलाती है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं, दूसरे पे नेगेटिव आयन, उसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये इफेक्ट क्या होता है, जनरेट होता है। इस प्रोसेस को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। केमिस्ट्री में आपने इसको काफी डिटेल में स्टडी किया होगा, केमिस्ट्री टीचर ने बताया होगा आपको। कहता है इसमें कहता है केमिकल रिएक्शन जो है प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिक्विड, कहते हैं ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। कहते हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ है उसमें केमिकल जो चेंजेस आई हैं, केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो ये क्या है ड्यू टू द करंट की वजह से, ठीक है, ये करंट पास होने की वजह से इफेक्ट्स क्या सामने आए हैं, तो इसको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो कहते हैं ये जो आप पास डिपेंड करते हैं, कहते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करते हैं,
यानी आपने जो इलेक्ट्रोलाइसिस बनाया है, कहता है लिक्विड की क्या नेचर है, एक तो इस पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा कहता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड, कितनी क्वांटिटी जो है उस इलेक्ट्रिसिटी में से पास आउट हो रही है। अब देखिए नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद यहाँ पे क्या है कि वो आपके पास जो लिक्विड है उसकी नेचर कहता है उसमें कितने आयंस बने हैं, यानी आप ऐसा साल्ट उसमें डालेंगे पानी में कि जो आयोनाइज हो जाए, जो आयोनाइज नहीं होगा उसका कोई फायदा नहीं होगा जी। ये वही नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद यहाँ पर यही है कि आपने उसके अंदर कोई केमिकल साल्ट डाला है, पानी में डिजॉल्व किया है, तो उसको आयंस बनने चाहिए जी, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्या होंगे, बनेंगे। अगर ये आयंस सही नहीं बनते या कम बनते हैं तो आपका प्रोसेस भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसको आप आयनाइजेशन का काम वर्ड बोलते हैं केमिस्ट्री वाले। तो कहते हैं फिर एक इसकी आयनाइजेशन, कितने आयंस बने हुए हैं, तहलील का वर्ड आप उर्दू में यूज करते हैं, आयनाइजेशन का वर्ड यूज होता है। ये नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है यहाँ पर। और दूसरा बता रहा है कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड, कितनी स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या उसमें से पास हो रही है। तो ये इन दो चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है जी। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में आप ये देखें केमिकल एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ द करंट जो है कहता है कि हमने क्या कि कॉपर सल्फेट को क्या किया, डिजॉल्व किया इन वाटर जी। ये देखें जी CuSO4 फार्मूला इसका कॉपर सल्फेट का, कहते हैं पाउडर फॉर्म में था, ब्लू कलर में ये अमूमन पाया जाता है और भी इसके कलर्स हैं। कहते हैं हमने क्या किया जब इसको पानी में डिजॉल्व किया तो कहते हैं ये इसमें ये इस तरह के दो आयंस के पैदा हो गए हैं। एक आप पास के कॉपर सल्फेट Cu पॉजिटिव 2, इन्हें 2 टाइम जो है प्लस साइन लिखते हैं, या आप Cu पॉजिटिव 2 भी कह सकते हैं, और SO4 नेगेटिव 2 भी कह सकते हैं, या SO4 माइनस माइनस। तो ये आप पास के दो तरह के आयंस क्या हुए पैदा हुए हैं। तो कहते हैं ऑन पासिंग द करंट, जब इसमें से क्या होता है, यानी ये पहले नॉर्मली आपके पास दो आयंस पैदा हुए, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की, यानी हमने उसे डिजॉल्व किया तो आयोनाइज हुआ। तो कहते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हुए। पॉजिटिव आयन क्या आपके पास कॉपर आयन है, और नेगेटिव आयन आपके पास क्या सल्फेट आयन है, ये आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ जी। फिर कहते हैं जो ही आप क्या करते हैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करवाते हैं तो ये रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पर ये रिएक्शन होता है। तो कहते हैं कैथोड आप ये देखें, ये आप बताना चाहूंगा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का सारा प्रेक्टिस है। इसमें हम देखें इस डायग्राम में तो आप पास के कॉपर की एक प्लेट जो है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, दूसरी प्लेट को हमने क्या कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जी। और ये आप पास के पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसमें दो सेल मौजूद हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे करंट यानी पास होगा, तो कहते हैं नेगेटिव प्लेट जो थी वो कैथोड कहलाती है, याद रखें। ये आपका जो प्लेट है जिसमें मेरा कर्सर मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इट विल कंसिडर एज अ कैथोड, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे जी। कहते हैं कैथोड पे ये काम होता है जी, यानी इसमें आप पास कॉपर आयन है Cu पॉजिटिव 2 प्लस आप पास के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यानी जब दो इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है तो ये देखें Cu बन जाता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 2 का मतलब क्या है, कहता है जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर लेते हैं, कहता है पहले ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन यानी Cu पॉजिटिव 2 था, यानी पॉजिटिव 2 का मतलब क्या, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है। जब हमने करंट पास कराया तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या बन गए, कॉपर एटम में चेंज हो गए। तो कहते हैं यहाँ पर यूं इस तरह कैथोड पर इन कॉपर एटम्स क्या होते हैं, इस तरह जनरेट होते हैं। कहते हैं कॉपर एटम्स क्या होते हैं, ट्रांसफार्म होने के बाद ये क्या होते हैं, डिपॉजिटेड एट द कैथोड प्लेट, यानी ये बनते हैं और कैथोड प्लेट पर क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं जी। कहता है इसी तरीके से क्या हो रहा है, यानी आप पास कैथोड पर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं कॉपर आयंस पर, एक्चुअली हुआ क्या है, पहले आपने जो इसकी थ्योरी कल के लेसन मैंने बताई थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है, चार्ज। कहते हैं इस लिक्विड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पास दोनों जो आयन बने पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो बने हैं, कहते हैं पॉजिटिव आयन के कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव आयन के एनोड की तरफ जाते हैं, ये इनका क्रॉस सिस्टम चलता रहता है, यानी कि क्लियर होगी बात जी। तो कहते हैं कि यहाँ पर कैथोड पे ये प्रोसेस हुआ, कॉपर एटम क्या है बनता है और डिपॉजिट हो जाता है। कहता है इसी तरह वाइल कॉपर क्या इज बीइंग डिपॉजिटेड एट द कैथोड, यानी इसमें क्या होता है, जैसा कि कॉपर कैथोड पे बन रहा है वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। कहते हैं सेम लाइक दैट जो SO4 सल्फेट आयन जिसे हम कह रहे हैं नेगेटिव आयन जो कहते हैं दैट मूव टुवर्ड्स द एनोड, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। यानी इधर कहता है कैथोड पर कॉपर बन रहा है, वहां पे कैथोड पर यानी
एट द सेम टाइम ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। इन कैथोड पे कॉपर एटम बन रहे हैं और उस पर डिपॉजिट हो रहे हैं। कहते हैं एट द सेम टाइम, यानी साइमल्टेनियसली आप कहें तो कहते हैं उसी वक्त है जो उसके नेगेटिव आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं, ये किधर मूव करके जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये एनोड की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कॉपर एटम्स के फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन। कहते हैं वहां से क्या कॉपर एटम्स के सॉल्यूशन में जाते हैं एज कॉपर एटम्स कंबाइन विद द, कहते हैं यहां से क्या कॉपर एटम्स के एनोड से, कहते हैं यहाँ पे SO4 जो मैंने कहा था नेगेटिव जो सॉल्यूशन है, नेगेटिव जो आयन है सॉरी, ये क्या है एनोड तरफ गया, वहां पे जब उसके साथ कंबाइन हुआ है, कहते हैं कंबाइन करके वहां पे उसने कॉपर एटम बनाए हैं। कहते हैं इसी तरीके से वहां से एनोड से जो आपके पास के कॉपर एटम्स के दोबारा सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है जी, कंबाइन विद द सल्फेट यानी कॉपर एटम बनाया एंड फ्रॉम द, ये आपके पास क्या एनोड पे आपका सिचुएशन हुई है Cu पॉजिटिव 2 और SO4 क्या ये कैथोड से उधर गए एनोड पर, वहां पे जाकर क्या बना दिया इसने CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का आइटम पूरा बना दिया। कहते हैं इस तरीके से ये इसका प्रोसेस होता है, यानी इंटरचेंज होते रहते हैं और आपके पास क्या डिपॉजिटिव यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरह क्रॉस मूवमेंट होती रहती है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस की। इनके ट्रेवल करने से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये आपके पास क्या है सारा जो इफेक्ट है इसे हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं कि इसमें केमिकल्स को हमने लिक्विड में डिजॉल्व किए, आयंस पैदा हुए हैं और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या किए पास किए। तो ये इसके पॉजिटिव आयन नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ मूव करें, कैथोड से नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करें और इस तरह तकरीबन बराबर मिकदार में कॉपर एटम जनरेट होते रहते हैं, फिर डिजॉल्व होते रहते हैं, फिर जनरेट होते हैं। इस तरह से ये सिस्टम क्या मुसलसल चलता रहता है और यूं करंट क्या होता है फ्लो होता रहता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और ओवरऑल ये जो इफेक्ट है इसे हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ये इसमें ये देखें जो मैंने बताया इन वर्ड्स ये नीचे लिखा हुआ है, कहते हैं जी कंटिन्यूसली डिपॉजिटेड, कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड्स कॉपर इज कंटिन्यूसली डिपॉजिटेड ऑन कैथोड प्लेट। कहते हैं कि ये कैथोड प्लेट पर जमा होता रहता है वाइल, कहते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ये मुसलसल होता रहता है। और दूसरा कहते हैं जितना आपके पास ये कैथोड पर डिपॉजिट होता है आपका कॉपर, इतना ही अमाउंट ऑफ क्या है कॉपर क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है दूसरी प्लेट से एनोड से जी। यानी एक पे कैथोड पे कॉपर बन है, इतनी अमाउंट में क्या है उधर से डिजॉल्व भी हो रहा है। इस तरह ये मुसलसल अपनी सिस्टम को बरकरार रखता है। एंड देन डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी कि खत्म नहीं होती है। यानी मुसलसल क्या है एक तरफ कैथोड पे कॉपर बन रहा है, वहां से क्या है नेगेटिव आयंस उधर जाके उसको न्यूट्रलाइज करके दोबारा से वहां से कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है CuSO4 बन के पानी में जाते हैं, वहां से डिजॉल्व होकर फिर वही चीज हो रही है। यानी मुसलसल एक जितनी अमाउंट से इधर कॉपर एटम बनते हैं कैथोड पे, इतनी अमाउंट से उधर वहां से डिजॉल्व हो रहे हैं। तो ये सिस्टम का इक्वल अमाउंट में जारी रहता है और ये मुसलसल प्रोसेस होता रहता है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और ये जो इफेक्ट है इसे हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आ गई। कहता है प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल्स on an article of the some cheap material called electroplating। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है हम थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल यानी कुछ एक्सपेंसिव मेटल को हम क्या करते हैं कोटिंग को प्रोसेस करते हैं। यानी कि आपके पास चीप मेटल देके उससे हम क्या कर देते हैं कोटिंग कर लेते हैं किसकी सिल्वर की गोल्ड की लाइक दैट। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कराते हैं। ये इसी की एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट की। आगे डी स्टूडेंट से रिलेटेड हमारे पास क्या है एमसीक्यूज आ गए हैं। तो इन एमसीक्यूज को आप देखें तो ये आपके पास क्या है एमसीक्यूज हैं, इसको हम देखते हैं। ये आपके पास टॉपिक्स रिलेटेड के आपके पास एमसीक्यूज हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइजेज इन, तो कहते हैं आयरन में, ट्यूबलाइट में, फैन में, मोटर्स में। तो आप इसमें देखें तो आपके पास क्या आयरन में होता है आपके पास इसमें ऑप्शन 1 है जी आयरन में। तो आयरन में क्योंकि इसके आयंस बन जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर आपके पास आयन सॉरी क्या है हीटिंग इफेक्ट है यहाँ पर पॉसिबल है। ट्यूबलाइट में या फैन में मोटर में नहीं बल्कि आयरन में आपके पास है
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीट प्रोड्यूस बाय पासिंग ए करंट थ्रू अ रजिस्टर, जोस लॉ। तो आप पास क्या है, ये डी ऑप्शन केस में करेक्ट है, एच इज आई स्क्वायर आर टी। तो ये आप पास क्या हीटिंग इफेक्ट की इक्वेशन है जी। आगे आप पास क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन, तो किस में होता है जी, हीटर में, आयरन में, इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रिक मोटर में। तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें जनरेट होता है या यूटिलाइज होता है। कहते हैं करंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, कहते हैं हीटिंग इफेक्ट से, मैग्नेटिक इफेक्ट से, केमिकल इफेक्ट, नॉन ऑफ दी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से जो है हम क्या करते हैं, करंट को डिटेक्ट करते हैं। एंड देन आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू अ लिक्विड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, कहते हैं उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, जब आप पास लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास आउट होती है जी। एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड जो है, कहते हैं इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं जी। जो इलेक्ट्रोड क्या हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, उसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव से उसे हम कैथोड कह देते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या, थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट इज पास ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ द, तो किसकी वजह से जी आपके पास, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, तो इसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट इज पास ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से क्या है, ये पॉसिबल है। एंड देन नेक्स्ट आप पास क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कहते हैं सी यूज डिपॉजिटेड ऑन, तो कहते हैं जी कि आपके पास कैथोड पे क्या होता है, कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता है, क्योंकि जैसे बताया था कॉपर पॉजिटिव 2 प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर एटम उसने कैथोड पर बनाया था। तो इसमें कैथोड आंसर क्या है, करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द आर्टिकल ऑफ चीप मेटल, तो ये आपके पास कोटिंग का प्रोसेस होता है जी। इसमें सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम उसने पूछा है ना, तो कहता है ये प्रोसेस के इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कहलाता है, जिसमें कोटिंग करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गए इसके एमसीक्यूज। एंड देन नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी, शार्ट क्वेश्चन रिलेटेड। आप ये देखें, ये एडिशनल शार्ट क्वेश्चन है और ये पास्ट पेपर में भी आए हैं। कहता है व्हाट आर द इक्वेशन एच इज इक्वल टू आर टी, सो यानी इसके बारे में बताएं, तो ये ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। कहता है नेम सम इफेक्ट्स ऑफ द करंट, ये भी आप बता सकते हैं, ऊपर हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप पास क्या हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, ये क्या उसके जी नेम बताएं। इतना इजी सवाल है, यानी पास्ट पेपर में आता है। अब ये नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये भी आपको ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एंड देन डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको भी हम डिस्क्राइब कर लिए। एंड देन नेक्स्ट आपके पास क्या, राइट ए नोट ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे नोट लिखें, इसको भी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास क्या है, एडिशनल चार्ट क्वेश्चन है, मीन दे वर इन द पास्ट पेपर। तो इसको आप क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें, साथ एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, इस तरीके से इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ भी, इसकी भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं और इसके न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े अहम हैं। तो ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। कहते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इफ ऑल द फिजिकल स्टेट्स रिमेन सेम या कांस्टेंट। तो कहते हैं कि आपके पास ओम्स लॉ क्या है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, या इसका वाइस वर्सा भी आप कह सकते हैं। इन इसमें हमने कहा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड इन अ सर्किट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग आई। यानी ये दोनों आपके पास के पॉसिबल हैं, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या पॉसिबल है। कंडीशन इज दैट इफ ऑल द फिजिकल स्टेट्स रिमेन सेम, फिजिकल स्टेट में क्या है, तो उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अदरवाइज क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और वो क्या, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, करंट आई जो पास हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर क्या है,
ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i या i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, इसमें क्या है, ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बता रहे हैं करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference if all the physical states remain same। तो ये आपके पास क्या ओम्स लॉ कहलाता है। ये देखिए हमने इक्वेशन v is directly proportional to I, तो v is equal to r i i r। r इसमें क्या एक नई चीज आ गई है, तो ये आपका r क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं जी। ये आप देखें ये डायग्राम में ग्राफ बना हुआ है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस v अलॉन्ग x एक्सिस एंड आपके पास करंट आई अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओ से मुराद के ऑरिजिन है, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 0 थी। कहते हैं जो हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं, करंट आई की मिकदार भी साथ साथ बढ़ती जाती है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है यहाँ पर बन रहा है। दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, बट कंडीशन इज दैट ऑल फिजिकल स्टेट्स रिमेन सेम, यानी जो कंडक्टर की जो स्टेट्स हैं वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, उनको चेंज नहीं होना चाहिए। तब आपके पास क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और I is directly proportional to V। तो ये आपके पास है, इसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। कहते हैं इसमें जो नई जो टर्म आई R है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस है क्या चीज, कहता है अपोजिशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यानी कहता है जब करंट फ्लो होता है तो कहता है उसके फ्लो में क्या आती है, अपोजिशन, जो उसे अपोजिशन का सामना होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी आपको जैसे बताया था वायर है, उसमें एटम मौजूद है, और जब हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जा रहे होते हैं। कहते हैं कि वो एटम के साथ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, और कोलाइड एटम क्या कर रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावट पेश कर रहे हैं, अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। तो वही जैसे आप बताया था, वो अपनी एनर्जी एटम्स को देते हैं और हीट पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हुए उन्हें जो है अगेंस्ट उन्हें, यानी अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अपोजिशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसका जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को रीअरेंज करके आर इज इक्वल टू वी और आई। वी से मुराद क्या है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और आई से मुराद क्या करंट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या ओम कहलाती है, और ये आपके पास क्या इसकी सिंबल है जी। कहते हैं कि आपने एक्सपेंशन, ये जो आपका एक्सप्रेशन है आर इक्वल टू वी ओवर आई, इससे पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 ओम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 volt and current passing through the conductor is 1 ampere, then the resistance offered in the conductor it will be a 1 ohm। ठीक है जी, ये आपका ये जो मैंने बोला है ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और नीचे उसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखी है। तो ये आप पास यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगी, जब आपके पास क्या होगा, potential difference because the ends of conductor it is a 1 volt and current passing through it is a 1 ampere, then we say that resistance of conductor is 1 ohm। ये आप पास फार्मूला लिखा है, और ये आप पास इसकी यूनिट है वो ओम है, ये आप पास वोल्ट एम्पियर इनवर्स है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं जी कि ओमिक डिवाइसेस आप अक्सर सुनते हैं, चार्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट आर द ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस, उसको डिस्कस करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। कहता है ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं दैट फॉलो द ओम्स लॉ, जिसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर और डिवाइसेस रिमेन सेम एंड दे फॉलो टोटली ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। और नॉन ओमिक डिवाइसेस में क्या होता है कि दो डिवाइसेस व्हिच डोंट फॉलो द ओम्स लॉ, तो दैट आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइस, यानी वो ओम्स लॉ को प्रॉपर फॉलो नहीं करती हैं, तो वो दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली रीजन क्या है कि इसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर क्या रहती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे ऊपर डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था कि ऑल फिजिकल स्टेट्स ऑफ बॉडी या कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, देन क्या होगा, ओम्स लॉ विल बी एप्लीकेबल, वी that the potential difference across the ends of conductor it will be directly proportional to current passing through the conductor, तब जाके अप्लाई होगा। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस में क्या होता है
कि इनकी फिजिकल स्टेट्स ऑफ जो कंडक्टर वो सेम नहीं रहती, इनका टेम्परेचर चेंज होने से इनके स्टेट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये प्रॉपर ओम लॉ को फॉलो नहीं करते। तो सो दीज टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो इसमें आप देखें कि ये ग्राफ है, तो यहाँ पे आप देखें इस ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी जो जो हमने वोल्टेज बढ़ाई इधर से करंट पास होता गया, कहता है एक टाइम आ गया मतलब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसके बाद क्या है कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है बढ़ना शुरू हो जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से उसका करंट क्या है उस तरह नहीं हुआ, बल्कि देखें ग्राफ क्या है ये नीचे चला गया। ये देखें जो डॉटेड लाइन है ये करंट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये सॉलिड लाइन क्या है इसने बेंड होना शुरू कर दिया है। इसकी वजह क्या है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, यानी एक सर्टेन टेम्परेचर था यानी कांस्टेंट टेम्परेचर था उसका, तो वहां पर क्या था रेजिस्टेंस नहीं थी ज्यादा और करंट इजीली फ्लो हो रहा था। लेकिन जब एक टेम्परेचर एक हाथ से बढ़ा तो कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट्स है वो चेंज होना शुरू होगी, और एज ए रिजल्ट उसकी अपोजिशन बढ़ना शुरू होगी यानी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी, तो करंट फ्लो में क्या आ गई प्रॉब्लम आ गई। तो सो जो करंट है कहते हैं ये देखें ये बैंड हो गया, यानी वोल्टेज बढ़ रही है, ये तो वोल्टेज हम मुसलसल बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपवर्ड देखें ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय इधर नीचे बैंड हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास नॉन ओमिक डिवाइसेस में आता है। कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस की जो एग्जांपल्स हैं दैट आर फिलामेंट बल्ब, सेमीकंडक्टर, ये क्या इसकी एग्जांपल्स है, यानी जो फिलामेंट है बल्ब का जो फिलामेंट है उसको देख लें या सेमीकंडक्टर देख लें। कहते हैं इनका जो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है फिजिकल स्टेट्स जो कंडक्टर में चेंज हो जाती हैं, तो इनमें क्या है रेजिस्टेंस या बढ़ जाएगी या क्या होगी कम हो जाएगी। जिनमें रेजिस्टेंस बढ़ती है वो डाटा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कराते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। और कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं या मटेरियल्स हैं जिनके टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कहते हैं ये आपके पास क्या है ग्राफ जो है शो की गए हैं फिलामेंट और सेमीकंडक्टर्स का, यह आपके पास क्या फिलामेंट है और यह आपके पास क्या सेमीकंडक्टर्स का। यहाँ आप देख लें वोल्टेज बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या है इसका करंट क्या है अपवर्ड बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके पास क्या है प्रॉपर नहीं है। तो यानी ये प्रॉपर तरीके से ओम लॉ को फॉलो नहीं करे, तो सो दीज आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।